नमस्कार साथियों, स्वागत है बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और ये इस सीरीज की चौथी क्लास है। बायोलॉजी की अब तक 3 क्लासेज हो चुकी हैं और फिजिक्स की 2 क्लासेज हो चुकी हैं। फिजिक्स में आप सभी की कम रुचि है एज यूजुअल, इस हिसाब से बायोलॉजी की क्लासेज ज़्यादा हो रही हैं। और इन सब क्लासेज की जो PDF है वो आप अपने टेलीग्राम चैनल बायोबाइट्स के ऊपर आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। और बाकी जो भी क्लासेज इस सीरीज़ के अंदर आ रही हैं वो सारी क्लासेज के लिए मैंने अपने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है एम्स बीएससी नर्सिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो वहाँ से आप सारे क्लासेज को जाकर रिवाइज कर सकते हैं। और इस एक बार आप एक्टिवली स्टडी करके देखिए कि आप जो है जब क्लासेस ले रहे हैं उस टाइम एक्टिव रहिए और जो क्वेश्चंस अपन करवा रहे हैं उसको पहले पॉज कीजिए और फिर अपने से क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश कीजिए और लास्ट में बताइए कि टोटल क्वेश्चंस के अंदर से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ताकि आपका भी उतना ही कंट्रीब्यूट रहे क्लास के अंदर जितना मेरा है। ठीक है, क्लासेस के अंदर आगे बढ़ते हैं। जो आज क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज यूजुअल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही की सीरीज है। तो अपन जो पहले क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं और बातें बीच में करते हैं अपन लोग कि जो पहला क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिविंग डायग्राम। इस डायग्राम के लिए अपने को करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। देखो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि इट इज़ लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन। क्या ये सेल जो है ह्यूमन के अंदर सबसे लंबी सेल है, या फिर इट इज़ स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, या फिर सबसे छोटी है, या फिर लॉन्गेस्ट इन प्लांट, ये प्लांट के अंदर पाई जाती है और ये सबसे बड़ी वाली है, या फिर इट इज़ ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये कोई ऑर्गेनिज्म है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा सही है। सबसे पहले तो अपने को ये डिफाइन करना चाहिए, या फिर अपने पास क्वेश्चन की जो अप्रोच होती है वो सबसे पहले अप्रोच होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन है कौन से चैप्टर का, कौन से चैप्टर का है। तो ये चैप्टर का है सेल वाले चैप्टर का। 11th में जो सेल टॉपिक है, सेल वाला चैप्टर है, उससे ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। वहाँ पर ये डायग्राम ऐसे कैसे आपको दिया हुआ है, ये डायग्राम आपको वहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो ये जो डायग्राम है ये है न्यूरॉन का। किसका है? न्यूरॉन का डायग्राम है। ठीक है, और जो न्यूरॉन होता है ये ह्यूमन के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। न्यूरॉन क्या होता है? लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन के अंदर। प्लांट के अंदर न्यूरॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ ह्यूमन के अंदर पाए जा रहे हैं और ये ह्यूमन के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी सेल होती है, लॉन्गेस्ट सेल होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऐसे ही आप इसको एक बार हिंदी में भी देख लीजिए कि ये जो है ये न्यूरॉन है, तंत्रिका, तंत्र जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं, और ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी ऑफ अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात आई है। अगर आपने पहले वाले सेशन भी देखे होंगे अपने, उनके अंदर हर एक सेशन के अंदर अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात जरूर आती है। मतलब कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी रखती है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे ज़रूर। चलिए फिर जैसा कि एज यूजुअल अपन कंसेप्ट के साथ साथ उसको पूरे के कंसेप्ट को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ उस कंसेप्ट को भी देख लेते हैं, उस कंसेप्ट से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे देख लेते हैं। देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे अपन कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये कहाँ पर है। सर ये साउथ अमेरिका के अंदर है। कहाँ पर है? साउथ अमेरिका के अंदर है। और ये इतना पॉपुलर क्यों है, इतना ज़्यादा मतलब अंगेजिंग क्यों है? क्योंकि ये ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी रखता है। अर्थ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर है? अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर है। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर है? अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर है। और ये जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है ये इस दुनिया में जितनी ऑक्सीजन है उसका 20% ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? अमेजन रेन फॉरेस्ट से आ रही है। 20% ऑक्सीजन, ये डाटा भी आप याद रखिएगा। और ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है। और तीसरी बात कि ये जो है इसके अंदर प्लांट स्पीसीज पाई जा रही हैं, इन्वर्टिब्रेट स्पीसीज पाई जा रही हैं, जितनी भी स्पीसीज पाई जा रही हैं इसका एनसीईआरटी के अंदर डाटा दिया हुआ है। एनसीईआरटी के अंदर डाटा दिया हुआ है तो अपने को याद करना अपना ड्यूटी बनती है। इन्वर्टिब्रेट की जो इसमें संख्या है वो कितनी है? 1.25 लाख। प्लांट की 40,000। फिशेज की जो संख्या है वो है 3,000 और बर्ड्स की 1,300। वहीं पर एम्फीबियन और मेमल्स की जो संख्या है अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर वो लगभग बराबर है। वो कितनी है? 427।
दोनों की 427 दे रखा है। इतनी स्पीसीज़ हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर, और सबसे कम जो है रेप्टाइल्स की है। रेप्टाइल्स की जो स्पीसीज़ है सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 378। कितनी है, 378। एक बार दोबारा से देख लीजिए, इन्वर्टिब्रेट जो है 1.25 लाख हैं, जबकि प्लांट 40,000 हैं, फिशेज 3,000 हैं, बर्ड 1300 हैं, एम्फीबियन और मैमल्स 427 हैं, और रेप्टाइल्स जो हैं 378 हैं। ठीक है, ये अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में अपन ने बात कर ली। कुल मिला के 4-5 पॉइंट हैं और हर बार यही घूमते रहते हैं। इससे पिछले वाली क्लास के अंदर भी देख लीजिए, वहाँ भी आपको ये अमेजन रेन फॉरेस्ट वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके अंदर ये वाला शायद ये वाला क्वेश्चन था कि कितने % ऑक्सीजन इवोल्व करती है वहाँ से अमेजन रेन फॉरेस्ट से। तो हर एक पेपर के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर सबसे अपने जो ये वीडियो है, इस सीरीज के अंदर अपन वीडियो ला रहे हैं, इसके अंदर खास बात एक और है कि जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ से, उस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम हो रहे हैं, वो क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा फ्रेम होंगे ताकि हर एक तरीके से आपको वो टॉपिक कवर हो जाए और वो क्वेश्चन आपका किसी भी प्रकार से छूटेगा नहीं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन की अपन यहाँ पर ही रिवाइज भी करवाते रहेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर देंगे। और एक और क्वेश्चन है, देखो राउल्फिया वोमिटेरिया, क्या राउल्फिया वोमिटेरिया जो है ये हिमालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हिमालय के पहाड़ों में पाया जाता है राउल्फिया वोमिटेरिया। अब कुछ राउल्फिया वोमिटेरिया जो है हिमालय की पहाड़ी के नीचे सरफेस पर पाए जाते हैं, कुछ चोटी पर पाए जाते हैं, कुछ बीच में पाए जाते हैं। लेकिन क्या ऊपर पाए जा रहे हैं, जो चोटी पर जो ये पेड़ पाया जा रहा है राउल्फिया वोमिटेरिया, और जो नीचे पाया जा रहा है, ये दोनों सेम नहीं है। इनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। वो किस में डिफरेंस है, उनकी पोटेंसी में और कंसंट्रेशन में। इनकी कंसंट्रेशन में और पोटेंसी में अंतर होता है। जो चोटी पर जो पेड़ पाया जा रहा है ना राउल्फिया वोमिटेरिया, उसके अंदर जो रेसेपाइन है, उस रेसेपाइन की कंसंट्रेशन अलग होगी, और जो नीचे पाया जा रहा है उसके कंसंट्रेशन अलग होगी। अलग अलग कंसंट्रेशन होती है। इसीलिए ये किसके अंदर आता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर आता है, क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक लेवल पर कुछ ना कुछ डिफरेंस है, वेरिएशन है जेनेटिक लेवल पर। है वही रेसेपाइन ही, ये जो राउल्फिया वोमिटेरिया है, इससे जो केमिकल रिलीज होता है जिसका अपन मेडिसिनली यूज करते हैं, वो रेसेपाइन होता है। कौन सा होता है, रेसेपाइन। ये याद रखिएगा कि राउल्फिया वोमिटेरिया से कौन सा केमिकल निकाला जाता है, रेसेपाइन निकाला जाता है। और ये रेसेपाइन कंसंट्रेशन और पोटेंसी में क्या करता है, अलग अलग होता है हिमालय के अंदर। जेनेटिक डाइवर्सिटी का ये एग्जाम्पल है। ये सारी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अपना क्वेश्चन के ऊपर दोबारा से लौटते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, चलिए क्वेश्चन को पकड़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ ये रहा क्वेश्चन अपना, कि क्वेश्चन कह रहा है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग अपने को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है सर। प्लांट की संख्या कितनी थी, 40,000, बिल्कुल सही बात बता रहा है। रेप्टाइल्स कितने थे सर, 378, सबसे कम रेप्टाइल्स ही थे, 378 थे। ठीक है, मेमल्स की संख्या कितनी थी, 427। अब आप बताइएगा कि एम्फीबियन की संख्या कितनी थी। ठीक है, इसका तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4th। ये तो तीनों ही करेक्ट ऑप्शन दे दी। ठीक है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा 4th। अब आपको ये बताना है कि एम्फीबियन की संख्या कितनी थी, एम्फीबियन स्पीसीज की संख्या कितनी थी अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, कमेंट के अंदर मैं देखूंगा। ओके, तो एक बार आप हिंदी में देख लीजिए कि अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर जैव विविधता कैसी हुई। प्लांट के अंदर 40,000 जातियाँ हैं, सरीसृप की 378 हैं, स्तनधारियों की 427 जातियाँ हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4th आंसर, मतलब कि सारे क्या है, करेक्ट है सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर आप गौर फरमाइएगा। करेक्ट स्टेटमेंट अपने को बिल्कुल भी नहीं देखना है, अपने को बिल्कुल यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गया है इनकरेक्ट। जब भी क्वेश्चन के अंदर ऐसे वाले वर्ड आपको मिल जाए, इनकरेक्ट, मिसमैच, ऐसे वाले, तो आपको अलग से हाईलाइट करके रख लेना है उनको, है ना। जो अलग से हाईलाइट करना है कि उस पर फोकस करना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। कई बार अपन जल्दी में क्या करते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट को पढ़ते नहीं है और अपन अपने हिसाब से क्वेश्चन का आंसर लगा देते हैं। तो अपने को इसलिए मिस्टेक्स नहीं करनी है। क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछ रहा है और पूछ रहा है कि 7S जो राइबोसोम के बारे में इनकरेक्ट पूछ रहा है। 7S जो है इसकी जो 2 उप इकाइयाँ होती हैं, सब यूनिट होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, 50S और 30S। 50S और 30S जब मिलती हैं तो एक यूनिट बनाते हैं 70S प्रकार का राइबोसोम बनता है। और जब 70S
और 40S प्रकार की दो सब यूनिट आपस में मिलती हैं तो एक राइबोसोम बनाती हैं 80S प्रकार का। ठीक है सर, जो 80S प्रकार का जो राइबोसोम है ये यूकेरियोट के अंदर पाया जाता है। किन के अंदर पाया जाता है? यूकेरियोट के अंदर पाया जाता है। वहीं पर 70S प्रकार का जो राइबोसोम है वो किन के अंदर पाया जाता है? प्रोकैरियोट के अंदर पाया जाता है। लेकिन यूकेरियोट के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? 70S प्रकार का ही पाया जाता है। इसका मतलब यूकेरियोट के अंदर 70S और 80S दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, तो 80S और 70S दोनों प्रकार के पाए जाते हैं यूकेरियोट के अंदर। लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से पाए जाते हैं? 70S प्रकार के ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि 70S प्रकार का यूकेरियोट के अंदर पाया जाएगा, 80S प्रकार का जो है यूकेरियोट के अंदर पाया जाएगा। तो इनके अंदर अपने को जहाँ पर ये दोनों ऐसे सेम सेम से आ जाएंगे वहाँ पर अपने को आंसर जो देना होगा 4 के अंदर से सही आंसर चुनना होता है। वहाँ पर अपने को जो ज़्यादा सही होता है उसको चूज करना होता है। तो अपन पहले बारे पर जाएंगे कि 80S प्रकार का जो राइबोसोम है मेनली अपन ऑर्गेनेल्स के अंदर बात नहीं कर रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अपने को मेनली ऊपर ऊपर से देखना है। जो 80 प्रकार का जो राइबोसोम पाया जाता है वो यूकेरियोट के अंदर पाया जाता है, 70S प्रकार का जो पाया जाता है वो प्रोकैरियोट के अंदर पाया जाता है। तो ये 80S प्रकार का जो है यूकेरियोट में, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर बोल रहा है कि 70S प्रकार का यूकेरियोट के अंदर पाया जाता है, नहीं, 70S प्रकार का किसके अंदर पाया जाता है? प्रोकैरियोट के अंदर पाया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है अपना क्या हो जाएगा? गलत स्टेटमेंट हो जाएगा और अपने को गलत ही चूज करना था। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। ओके सर, इसी को अपन हिंदी में देखते हैं। राइबोसोम के लिए गलत अनुमता का चयन करें। 70S 50 एंड 30 से मिलकर बना होता है, 80S 70 एंड 40 से मिलकर बना होता है, 80S प्रकार का जो है यूकेरियोट के अंदर और 70S प्रकार का प्रोकैरियोट के अंदर पाया जाता है। ठीक है सर, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है। और एक और बात थी कि पिछले वाले सेशन में एक क्वेश्चन का आंसर शायद मिनी पोज और इन सब से रिलेटेड कुछ बोलने में मिस्टेक हो जाती है। तो आप उन बातों का अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ गलत बोला है तो आप उसको जो है कमेंट के अंदर बता दीजिएगा कि सर ये कुछ ऐसा हो सकता है इसके अंदर। तो हो सकता है अपने टंग ट्विस्ट के अंदर एंड लैक ऑफ द माइंड हो जाता है कई बार। तो इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है कि गलत बोल दिया या गलत बता दिया, तो हो जाता है कई बार, है ना, ह्यूमन एरर्स होती हैं। तो अब आपको लगता है कि इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए तो आप कमेंट के अंदर बता दीजिएगा, अपन उसके ऊपर कंसर्न कर लेंगे, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अगले क्वेश्चन क्या कहता है कि बी साइड फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, बी साइड मतलब इसके अलावा फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, हाउ मेनी रेस्ट्रिक्ट एंजाइम्स आर नोन टुडे, अभी कितने आरई नोन है। आरई मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को शॉर्ट में आरई बोलते हैं। ओके, तो अब तक कितने आरई नोन है, खोजे जा चुके हैं? ये है 900 से ज़्यादा आरई। बैक्टीरिया की 230 स्टेन्स से, बैक्टीरिया की 230 स्टेन्स से अब तक 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज खोजे जा चुके हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो एनसीईआरटी की लाइन से सीधा सीधा क्वेश्चन है। अगर आप 900 भी याद कर लेते हैं तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। 900 से ज़्यादा लिखा हुआ है, इसका मतलब 900 से ज़्यादा ही। और कितने बैक्टीरिया की स्ट्रेन से? 230 बैक्टीरिया की स्ट्रेन से। ये कौन सा? ये रहा यहाँ पर 230 बैक्टीरिया की स्ट्रेन से 900 से ज़्यादा आरई खोजे जा चुके हैं, अब तक याद कर चुके हैं अपन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज के अतिरिक्त कितने अन्य प्रतिबंधन एंजाइम आज तक ज्ञात हैं? वो है 900 से ज़्यादा। कितने हैं? 900 से ज़्यादा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए सर। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल गिवन बाई, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था? किसने दिया था सर? मैक्लोइडी ने, एवेरी ने, या फिर मैकार्टी ने, या फिर आप सभी के प्यारे ग्रिफिथ ने? ग्रिफिथ ने एक वो एक्सपेरिमेंट किया था चूहों को लेकर, आपको याद होगा।
उसके अंदर उन्होंने दो बैक्टीरियाज लिए, एक एस स्टेन वाला और एक आर स्टेन वाला। आर स्टेन वाला जो बैक्टीरिया का स्टेन था ये बीमारी करता था, और आर स्टेन वाला था ये बीमारी नहीं करता था। अब एस स्टेन वाले बैक्टीरिया को जब इंजेक्शन के अंदर भर के चूहे के अंदर दिया गया तो एस स्टेन वाला तो बीमारी करता था, निमोनिया करता था, तो वो चूहा मर जाता है। जबकि आर स्टेन वाला बैक्टीरिया चूहे को दिया जाता है तो चूहे को कुछ नहीं होता है। अब फिर हीट किया जाता है। एक बार जो वो एस स्टेन वाले बैक्टीरिया थे उनको गर्म किया जाता है और फिर चूहे को दिया जाता है, तो वो जो बैक्टीरिया थे वो तो मर जाते हैं, फिर चूहे को देते हैं तो चूहे को कुछ नहीं होता है। ऐसे ही आर वाले को भी गर्म करके चूहे को दिया जाता है, फिर भी चूहा सेफ रहता है, नहीं मरता है। लेकिन एक बार ऐसा किया जाता है कि एस वाले को गर्म कर लिया जाता है, ठीक है, एस वाले को गर्म करके आर के साथ मिला के और ऐसे चूहे को दे दिया जाता है और चूहा मर जाता है। फिर सोचते हैं ग्रिफिथ भाई साहब बैठ के कि क्या हुआ, आर वाला तो पहले से बीमारी नहीं कर रहा था और एस वाला बीमारी कर रहा था। एस वाले को अपन ने पहले मार दिया, एस वाला जो बीमारी कर रहा था उसको मार दिया, आर वाला बीमारी करता नहीं है, फिर भी चूहा मर कैसे गया। फिर जब आगे एक्सपेरिमेंट हुए तब उनमें पता लगा कि जो एस वाला स्टेन था, एस वाला बैक्टीरिया था जो कि मार दिया गया था, अपन ने हीट किल करके मार दिया उसे, वो एस वाला जो है आर वाला जो है एस में कन्वर्ट हो गया, मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया था। आर वाला जो जीवित था वो एस के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि एस वाले का जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया। अपन ने हीट किल करके बैक्टीरिया को तो मार दिया, लेकिन वो जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो उसके अंदर था और वो आर वाले बैक्टीरिया को एस में कन्वर्ट कर दिया और जिसकी वजह से बीमारी हो गई और चूहा मर गया। तो ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसका है? ग्रिफिथ का होता है, ठीक है। ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। रूपांतरित सिद्धांत किसने दिया सर? ग्रिफिथ ने दिया। किसने दिया? ग्रिफिथ ने दिया सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आप देखिए, इन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन देर आर 3 मेन स्टेप which are repeated in several cycle. What is the correct sequence? अपने को पीसीसी के अंदर करेक्ट स्टेटमेंट, इसको अपन बोलते हैं पीसीसी। क्या बोलते हैं? पीसीसी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको बोलते हैं पीसीसी। इसके अंदर होती हैं 3 स्टेप, डीनेचुरेशन, एलेनिन एंड एक्सटेंशन। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। ओके, पीसीसी काम क्या आती है? पीसीसी एक सैंपल से बहुत सारे सैंपल बनाने में काम आती है। जैसे डीएनए का एक छोटा सा सैंपल किसी क्राइम स्पॉट से मिला अपने को, अब उस छोटे से डीएनए के ऊपर बहुत सारे, मतलब एक छोटा सा बाल मिला है, उसमें डीएनए आप देख सकते हैं कितना होगा। उस डीएनए से बहुत सारे अपने को एक्सपेरिमेंट करने हैं उस क्राइम को सोल्व करने के लिए, तो अपने को वहाँ पर उस डीएनए के बहुत सारे सैंपल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। उस सैंपल को बनाने के लिए अपन पीसीसी का यूज़ करते हैं, बहुत सारे सैंपल बन जाते हैं। पीसीसी के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन सी साइकिल होती हैं, ये देखिए आप। सबसे पहले डीनेचुरेशन होता है सर। क्या होता है? डीनेचुरेशन होता है। उसके बाद में एलेनिन होता है। क्या होता है? एलेनिन होता है। और लास्ट में होता है एक्सटेंशन। कौन सी प्रोसेस होती है? एक्सटेंशन प्रोसेस। याद रखिएगा, डीनेचुरेशन, एलेनिन और जो लास्ट में होता है एक्सटेंशन। अपने को यहाँ पर आप बता दीजिए कौन सा आएगा। सबसे पहले डीनेचुरेशन फिर एक्सटेंशन। नहीं, इनकरेक्ट। डीनेचुरेशन, एलेनिन एंड एक्सटेंशन, ये सही है सर। ये भी देख लेते हैं। एलेनिन गलत, सबसे शुरू में आ गया एलेनिन, फिर एलेनिन गलत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास सेकेंड आंसर। सेकेंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में देख लीजिए, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में 3 चरण होते हैं। ये 3 चरण कौन कौन से होते हैं? निष्क्रियण, तापानुशील और प्रसार। ओके, सेकेंड आंसर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़िए। आगे है द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज। क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन कुछ ऐसा होता है, आपको दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा क्रोमेटिन, ऐसा क्रोमेटिन दिखेगा आपको, ठीक है। क्रोमेटिन कुछ आपको ऐसा दिखेगा। और क्रोमेटिन के ऊपर जो न्यूक्लियोसोम होते हैं ये क्या है, ये है न्यूक्लियोसोम। ये क्या है, न्यूक्लियोसोम। और ये सारे सारे जो है ये है क्रोमेटिन। ये क्या है, क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन के ऊपर ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है। अब आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि जो माला होती है, माला के अंदर मनिये होते हैं छोटे छोटे, तो वो ऐसा कुछ है। तो इसको इन्होंने कहा कि जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन के ऊपर क्रोमोसोम, ये जो न्यूक्लियोसोम होते हैं ये कुछ इस प्रकार से होते हैं जैसे कि माला के ऊपर बीड्स होते हैं, मनिये होते हैं। तो इसको कुछ ऐसा बोला जाता है कि बीड्स ऑन स्टिंग। क्या बोला जाता है, बीड्स ऑन स्टिंग। डोरी के ऊपर बीड्स लगे हुए हों, कुछ इस प्रकार का होता है। जो न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन पर कैसे दिखाई पड़ते हैं, डोरी पर बीड्स की तरह दिखाई पड़ते हैं। कैसे दिखाई पड़ते हैं, डोरी पर बीड्स की तरह दिखाई पड़ते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। सर ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, पहले भी क्लासेज के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने लिया है ये क्वेश्चन, मुझे याद है, आपको भी याद होगा। आपने अगर वो वाली क्लासेज नहीं ली हैं अभी तक तो जाइए प्ले लिस्ट के अंदर सारी की सारी क्लासेज को लीजिए। अभी कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि फिजिक्स की में न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होते हैं, उनकी वो जो क्लासेज अपन ने ली हैं 2 क्लासेज, उनमें देखिए आप पहले किस प्रकार से अपन ने सबसे पहले कंसेप्ट को पढ़ा है, कंसेप्ट पढ़ा है, कंसेप्ट को फिर आगे उसके ऊपर, उसी कंसेप्ट के ऊपर अपन ने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन किए हैं। अपन ने वर्क का एक फॉर्मूला होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या कर देता है, वर्क देता है। इससे में 4 प्रोफाइल बन जाती हैं सर। वर्क पूछने का ही 4 तरीके से आपको ये वर्क पूछ सकता है। वो अपन ने चारों तरीके के क्वेश्चन वहां पर डिस्कस किए हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। इसीलिए सबसे पहले कंसेप्ट को पढ़िए, उसके ऊपर वैरायटी के क्वेश्चन कीजिए उसी कंसेप्ट को लेकर। सबसे पहले आप एग्जाम्पल से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। एग्जाम्पल से आप देखेंगे किस प्रकार से अप्रोच बन रही है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है। अब आप इसका आंसर दीजिए कि द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन या फिर लिपिड। जो डीएनए है ये जेनेटिक मटेरियल बहुत, मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं उन सब के अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है। और आरएनए अभी फिलहाल में कुछ ही ऐसे वायरस हैं जिनके अंदर आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अभी कोरोना अपन सभी ने देखा, कोरोना के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था, आरएनए था। और जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, जब ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे थे, इवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा था, उस टाइम सभी के सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए ही था। क्या था, आरएनए ही था। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, आरएनए है। जब ये आरएनए आगे डेवलप होता रहा, इवोल्यूशन होता रहा, तो ये आरएनए डीएनए के अंदर कन्वर्ट हुआ, जेनेटिक मटेरियल डीएनए हुआ। तो आप पूछेंगे कि आरएनए में कौन सी कमी रह गई थी जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल आरएनए से बदलकर आज डीएनए हो गया। आरएनए बहुत अच्छा था उस टाइम, बहुत अच्छा था। क्यों, क्योंकि उस टाइम इवोल्यूशन नहीं हुए थे, इतना बॉडी स्ट्रक्चर इतना ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था कि हर काम के लिए अलग अलग एंजाइम आ जाए, अलग अलग चीज़ हो जाए। आरएनए कितना सारा काम अकेला कर देता था, एंजाइम का काम खुद अकेला कर लेता था, जेनेटिक मटेरियल का काम कर लेता था, एंजाइम का काम कर लेता था, बहुत सारे काम खुद अकेला कर लेता था। लेकिन एक कमी रह गई थी कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये ज़्यादा समय तक स्टेबल नहीं कर पाता था, ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पाता था ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। सबसे बड़ी कमी रही इसकी, ये स्टेबल नहीं था। फिर आया डीएनए जिसके अंदर स्टेबिलिटी थी, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत अच्छा साधन रहा। और आज की दुनिया में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही यूज लिया जा रहा है। क्या है,
अपने अंदर भी कौन सा जेनेटिक मटेरियल है? डीएनए है। कौन है? डीएनए है। लेकिन जो फर्स्ट में सबसे पहले जब दुनिया बनना स्टार्ट हुई थी उस टाइम आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन था? आरएनए था। प्रथम आनुवांशिक पदार्थ कौन था सर? आरएनए था। पूरी कहानी बता दी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो पढ़िए आप। हाउ मच डीएनए बेस्ड सीक्वेंस अमंग ह्यूमंस बीइंग इज सेम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंसानों के अंदर डीएनए सीक्वेंस कितना सेम होता है। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया गया तो उसके अंदर ये डाटा सामने निकल कर आया कि सभी इंसानों के अंदर, इस धरती के अंदर जितने भी इंसान पाए जा रहे हैं, सभी इंसानों के अंदर जो डीएनए मटेरियल है, डीएनए का बेस सीक्वेंस है, वो लगभग सबके अंदर सेम होता है। और इसका बिल्कुल साइंटिफिक उन्होंने प्रूव किया कि 99.9% डीएनए बेस सीक्वेंस सेम होता है सब इंसानों के अंदर सेम होता है। अब जो 0.1% बचा है, 0.1% डीएनए बचा है, सिर्फ यही डिफरेंट होता है। आपके अंदर, मेरे अंदर 99.9% डीएनए तो सेम ही है, बस 0.1% अलग है। और इसी 0.1% को बेस बनाकर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का निजात किया गया। डीएनए फिंगरप्रिंट इसी 0.1% जो डिफरेंट है इसके ऊपर बेस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है? 3rd। ओके, हिंदी में पढ़ लीजिए। मानव में कितने डीएनए क्षार अनुक्रम समान होते हैं? 99.9% सेम होते हैं सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। टेलर एंड कलीग्स इन 1958 एक्सपेरिमेंटेड ऑन विच प्लांट फॉर प्रूविंग दैट रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है सर, साइंटिस्ट की बात करेंगे अपन, लेकिन पहले बात समझ लेते हैं कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है। ये बोल रहा है कि जब डीएनए जो है रेप्लिकेट करता है, डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। चलिए इसको बात को समझते हैं अपन थोड़ा सा। ठीक है, ये मान लीजिए अपन डीएनए है, ये क्या है? ये डीएनए है सर। ठीक है सर, डीएनए की एक स्टैंड ये है, एक स्टैंड ये है, 2 स्टैंड है इसके अंदर। जब ये रेप्लिकेशन करेगा, क्या करेगा? रेप्लिकेशन करेगा। ठीक है, तो ये वाला जो स्टैंड है, ये वाला स्टैंड यहाँ पर आ गया है। जो ये दूसरा वाला स्टैंड है, ये वाला स्टैंड यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब जो सेकंड स्टैंड आ रहा है इसका, ये वाला, तो ये एक अलग डीएनए है, ये अलग डीएनए है। अब ये डीएनए है, रेप्लिकेशन से बना है। इसके अंदर जो ये वाला बना है ये तो पुराना है, और ये जो है स्टैंड ये नया है। मतलब ये जो नया डीएनए बना है रेप्लिकेशन से, इसके अंदर आधा तो पुराना वाला डीएनए का स्टैंड है और आधा नया वाला है। तो रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव। मतलब आधा जो है वो तो कंजर्व है पहले वाले डीएनए का, और अब के वाले डीएनए में आधा तो कंजर्व ही है, सेम ही है। बदला कैसा है? नया वाला बदला है, सिर्फ एक स्टैंड बदला है, आधा बदला है। तो सेमी कंजर्वेटिव क्या है? सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन किस प्रकार का होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है सर। और ये बात किसने प्रूव की? 1958 में टेलर साहब ने, टेलर ने और उसके कलीग्स ने, उसके साथियों ने विसिया फावा प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। कौन से प्लांट के ऊपर? विसिया फावा प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। विसिया फावा प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने डीएनए की सेमी कंजर्वेटिव नेचर को निजात किया, सबके सामने लेकर आए कि डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ठीक है सर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप हिंदी में भी देख लीजिएगा। टेलर और उनके साथियों ने 1958 में किस पौधे का प्रयोग किया? यह साबित करने के लिए कि प्रतिकृति अर्ध संरक्षी है। विसिया फावा प्लांट का यूज किया था। किसका? विसिया फावा प्लांट का यूज किया था। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आगे है कि इन डीएनए मॉलिक्यूल ये अपने को हाइड्रोजन बॉन्ड दिए हुए हैं। डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड दिए हुए हैं। अगर आपने इससे पिछली वाली जो क्लास देखी होगी उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था
कि जो डीएनए के दो स्टैंड होते हैं, ये जो डीएनए के दो स्टैंड होते हैं, इन दोनों स्टैंड को आपस में जोड़े रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर गया था वो गया था हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। और हम आज जो बात कर रहे हैं वो उन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर आइए, यहाँ मान लेते हैं ए है, यहाँ पर है टी, यहाँ मान लेते हैं जी, यहाँ मान लेते हैं सी। अब ये ए और टी, इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। जी और सी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? तीन। ये बात याद रखिएगा, जी से के बीच में जो बॉन्ड पाए जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड वो तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। और एटी के अंदर जो बॉन्ड पाए जाते हैं, एटी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं वो दो पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चन याद कर लीजिए अभी के अभी, कि डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर दोनों स्टैंड को जोड़कर रखने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड काम में आता है। दोनों को स्टैंडों को जोड़ने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल होता है, दोनों को जोड़कर रखता है। और ए और टी के बीच में, ए टी के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, जबकि जीसी के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये यहाँ से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, जबकि जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला। ठीक है सर, अगर आप इन क्लासेस को रेगुलर करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन आपके मुख जबान याद हो जाएंगे, कुछ तो पूरे पूरे की टॉपिक ऐसे कैसे याद हो जाएंगे। अमेजन रेन फॉरेस्ट वाला देखिए ना आप, अमेजन रेन फॉरेस्ट वाला कितनी बार आ गया, हर एक क्लास के अंदर आता है, हर एक टॉपिक पूछ लिया गया आपसे। अब आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा अमेजन रेन फॉरेस्ट से, आप बता पाएंगे। डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर आप देखिए यहीं से दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए, पिछले वाली क्लास को भी यहीं पर आपको रिकॉल करवा दिया। इसीलिए इन क्लासेस को एक बार देखने से ही नहीं, इसको बार बार जब भी आप कभी टाइम मिले आपको देख लीजिए करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिमाग में फीड हो जाएंगे। डीएनए के अणु में एटी और जीसी के बीच में ये वाले सही हो जाएगा, एटी के बीच में डबल बॉन्ड और जीसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए आप। रेसपाइन इज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, ये अब जो है आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। मैंने शुरू वाली स्लाइड में इसका आंसर बता दिया था, जब समझाया था मैंने आपको। राउल्फिया वोमिटेरिया जो कि हिमालय के रेंज में पाया जाता था, जिसके अंदर से अपन ने रेसपाइन निकाला था, निचोड़ के रेसपाइन निकाल दिया था। राउल्फिया वोमिटेरिया हिमालय के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर से अपन ने क्या निकाला था? रेसपाइन निकाला था। ये रेसपाइन जो है ना, मेडिसिनल यूज होता है इसका, दवाइयों में काम में लिया जाता है। और इसकी कंसंट्रेशन और पोटेंसी में डिफरेंस होता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का ये एग्जाम्पल है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? राउल्फिया वोमिटेरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर आप हिंदी में देखिएगा कि रेसपाइन एक रासायनिक अवयव है, किसका है? राउल्फिया वोमिटेरिया का। आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। ये हॉट स्पॉट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, तो ये अपन की आज की क्लास थी। एक और बात थी, अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी जो सलाह है वो लेना बहुत ज़रूरी है कि एक ये वाली स्लाइड होती है और ये एक अपन वाइट वाली स्लाइड है, इन दोनों के बीच में आपको कौन सी सूटेबल लग रही है? क्योंकि आप हैं सीरियस स्टूडेंट जो कि लास्ट तक क्लास को देखते आ रहे हैं, तो आप बताइए आपका ओपिनियन कि इस वाली ब्लैक स्लाइड में आपको क्वेश्चन चाहिए या फिर वाइट वाली स्लाइड के अंदर, आपको जैसा ठीक लगे वैसे वाला अपने लिए कोई मायने नहीं रखता है वैसे तो, लेकिन आप जो कहेंगे वो सही है। ओके, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए आपने कुल कितने क्वेश्चन सही किए, आपको कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत लगा, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड लगा, ये आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं। एक हेल्थी कम्युनिटी अपनी, और अगर कोई क्वेश्चन गलत वगैरह यहाँ पर टाइप हो जाता है स्लाइड के अंदर या फिर मेरे बोलने में कोई पर, तो माइंड नहीं कीजिएगा, ऐसे कैसे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और रेगुलर क्लासेस को अटेंड कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।